दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन की एक और एक्सरसाइज जो कि इस चैप्टर में भी और जो अलग अलग चैप्टर होते हैं जिसमें हमें कई बार इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, कई बार बड़ी बड़ी संख्याएं उनको सॉल्व करना होता है, तो उसमें सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक्स जो होती है वो काम आती है। सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल देखते हैं दोस्तों। इसमें एक लड़का है जिसने मल्टीप्लाई किया है 423 से बाई ए नंबर, मल्टीप्लाइड 423 बाई ए नंबर, एक नंबर के द्वारा, बाई का मतलब के द्वारा। तो 423 को मल्टीप्लाई किया है इसने, ठीक है, किसी भी नंबर से, मान लो मैं नंबर को n मान लेता हूँ, n से मल्टीप्लाई किया और उसको क्या आ गया, आपके पास आ गया, उसके पास 6 5 5 8 9 65,589 आ गया, ठीक है। तो आगे ये पूछता क्या है, इफ बोथ द फाइव्स इन द आंसर, आंसर के अंदर दोनों पांच, पांच है आंसर के अंदर, ये रहे, हाँ आंसर के अंदर दो पांच है, आर रोंग, ये गलत है, यहाँ कुछ और आना चाहिए, यानी कि 6 सही है, 8 सही है, 9 सही है, यहाँ पे दो अक्षर कुछ और आएंगे। एंड ऑल अदर फिगर्स आर करेक्ट, बाकी फिगर तो करेक्ट है पर ये दो पांच गलत है, यहाँ कुछ और आएगा। द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर क्या हो गया, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखिए दोस्तों, एक संख्या हमारे पास ये है, एक संख्या ये है और एक है बीच में n, ठीक है दोस्तों। इन दोनों की गुणा इसके बराबर है 65,589 का। दूसरे शब्दों में मैं ये कह दूं, अगर 423 को उधर ले जाएं तो n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 6 5 5 8 9 बटे 423, ठीक है। यानी कि ये 423 इसको भाग करेगा, इन दोनों का गुणा इसके बराबर है तो ये भी इसको भाग करेगी और n भी 65,589 को भाग करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 423 इसको भाग करती है, इसी का ये टुकड़ा है। 423 को अगर ध्यान से देखें तो इसमें डिजिट देखिए आप, डिजिट का जोड़ क्या होगा, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स इसका क्या होगा, 4 2 6 और 3 9 होगा। इसके सम ऑफ डिजिट 9 है, जिसके सम ऑफ डिजिट 9 हो वो किससे भाग होगी, वो 3 से भाग होगी और 9 से होगी, 1 से तो ऑफकोर्स होती है, 3 और 9 से भाग होगी। इसके सम ऑफ डिजिट देखिए दोस्तों कितने हैं, इसके 6 5 11 5 16 8 24 और 9 33, इसके 33 है। ये किससे भाग होगी, ये 3 से भाग होगी, ठीक है। 9 से भाग होगी, ये 9 से भाग नहीं होगी, क्योंकि 9 से भाग होने के लिए इसके अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए, तो ये 9 से भाग नहीं हो रही और ये 9 से भाग हो रही है, तो इसका मतलब ये संख्या गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर ये 9 से भाग नहीं हो रही तो ये 423 से तो क्या भाग होगी, क्योंकि 9 इसी का एक पार्ट है, इसी का एक टुकड़ा है। 423 के अंदर 9 है, 9 से भाग करके देख लो, 9 चौके 36, 9 सात 63, और वैसे भी इसके अंकों का योग 9 है तो ये 9 से भाग हो रही है, तो ये भी 9 से भाग होनी चाहिए कम से कम। 423 के वैसे तो सभी टुकड़ों से भाग होनी चाहिए, 423 के टुकड़े क्या बनेंगे आप टुकड़े कर लेना, 3 से भाग करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और फिर कितना बच गया, 3 एकम 3, 3 से फिर भाग करोगे तो क्या आएगा, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21 47, ठीक है। यानी कि ये 9 बन गया और एक 47, 9 और 47 से ऊपर वाला भाग होना चाहिए, तो हमारा तो 9 से भाग ही नहीं हो रहा, ये तो 33 आ रहा है, इसके अंकों का जोड़ 3 से भाग हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या गलत है, और यही हमें शुरू में बताया था कि इसमें 2 5 गलत है, यहाँ कुछ और आएगा, इसमें कुछ और आएगा। देखो 9 से भाग होने के लिए इसका जोड़ या तो होना चाहिए, अंकों का योग 36 होना चाहिए, ठीक है, इसके अंकों का योग, तो वो 9 से भाग होगी, या फिर इसका 27 होना चाहिए, 9 3 27, 9 चौके 36, 33 नहीं होना चाहिए। तो यानी कि या तो फिर 3 ज़्यादा हो और या फिर 6 कम हो, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि इसके अंकों का जोड़ 33 है, 9 से भाग होनी चाहिए, तो या तो अंकों का योग 36 होना चाहिए या अंकों का योग 27 होना चाहिए, तो वो 9 से भाग हो जाएगा। तो 27 के लिए तो 6 कम होना चाहिए और 36 है तो या फिर 3 ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे अंकों का जोड़ बदलेगा नहीं, क्योंकि 6 यहीं रहेगा, 8 यहीं रहेगा, 9 यहीं रहेगा, सिर्फ किसको बदलना है, 5 5 को। ये 5 और 5 क्या है, 10 है, तो इन दो अंकों का जोड़ 10 है, इसको या तो आप 6 बढ़ा सकते हो या 3 घटा सकते हो, यही बताया ना, 6 घटा सकते हो, 33 से 27, 6 कम करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, या फिर 3 ज़्यादा हो तो इनका क्या आ जाएगा, 10 और 3 13 हो जाएगा, इन दोनों अंकों का जोड़, ठीक है, या 4 होगा, तो ये 9 से भाग होगी। आप देखो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें ये जो कौन सा अक्षर है, दूसरा और तीसरा अंक जो है ये वाला, इसमें 4 है, इसमें क्या है, इनके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसमें 2 और 1 3 हो जाएगा, इसमें 2, इसमें 4, और इसमें जो ये अक्षर है 2 और 3 जो 5 5 को रिप्लेस करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा।
तो हमारा जोड़ क्या होना चाहिए, या तो 13 हो तब 9 से भागोगे, या 4 हो तब 9 से भागोगे। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्या, कि आपकी जो संख्या है 6, 5, 5, 8, 9, इसके अंकों का योग 33 है, ठीक है, और नीचे जो इसको भाग कर रही है 423, ठीक है, उसके अंकों का योग 9 है, वो तो 9 से भाग हो रही है। इसका मतलब ये 9 से भाग नहीं हो रही। 9 से भाग कब होगी, या तो इसके अंकों का योग 36 हो, या 9 तिये 27 हो। 36 के लिए 3 बढ़ाना पड़ेगा, और 27 के लिए 6 कम करना पड़ेगा। 6 कम कर दो, या फिर 3 ज़्यादा कर दो। अब कैसे करेंगे, इसने ये कहा कि 6, 8 और 9 ये तो सही है, ये 5, 5 है ना, ये गलत है, ये गलती से लिखेगा, इसकी जगह कुछ और आएगा। तो 5 और 5 का जोड़ क्या है, 10 है। इनको रिप्लेस करोगे आप, तो या तो इससे 6 कम कर दो आप, तो 9 से भाग हो जाएगी, क्योंकि जोड़ क्या हो जाएगा फिर, कम हो जाएगा। जैसे अब 4 करोगे तो 6 कम हो गया, तो फिर क्या रह जाएगा यहाँ पे, जैसे इसका 6, 4, 10, 8, 18, 9, 27, इसके अंकों का जोड़ 27 हो गया। ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी फिर। या 3 ज़्यादा कर दो, 3 ज़्यादा करोगे तो इसके 13 होना चाहिए, तो 13 में कुछ भी आ सकता है, 8 और 5, 7 और 6, जो कि यहाँ दिया ही नहीं हुआ ऑप्शन में। 3 2 दिया हुआ है, 2 1 दिया हुआ है, 1 1 दिया है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, 13 है नहीं। अच्छा 4 हो सकता है, ठीक है, यही कहा था भाई 6 कम कर दो 33 से, 27, 27 भाग हो जाएगी, ये 27 भाग हो रहा है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले सवाल में क्या करते हैं, अगले सवाल पाइनएप्पल वाला आ गया। ठीक है, पाइनएप्पल आप खा सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है इनमें। तो इसकी कॉस्ट 7 रुपये प्रत्येक, ईच माने प्रत्येक, एक पाइनएप्पल की कॉस्ट 7 रुपये है। ऐसा कहीं नहीं मिलता, मैंने तो देखा नहीं, नॉर्मली 50-60 का तो मिलता ही है ये। चलो सवाल में है 7 रुपये का मिल रहा है। ए वाटर, यहाँ पे शायद कुछ मिसिंग है, वाटर मेलन है ये सवाल में। तरबूज मिल रहा है आपको 5 रुपये का। हाँ ये मिल जाता है 5 रुपये का कई कई बार। ठीक है, तो आपको पाइनएप्पल मिल रहा है 7 रुपये का, और वाटरमेलन यानी तरबूज मिल रहा है 5 रुपये का। एक्स कोई बंदा है, वो स्पेंड करता है, खर्च करता है कितने, 38 रुपये। तो आपके पास मतलब टोटल जो मनी है, टोटल मनी वो 38 रुपये है। इसको आपने किस पे खर्च करना है, पाइनएप्पल पे खर्च करना है और वाटरमेलन पे खर्च करना है। द नंबर ऑफ पाइनएप्पल्स परचेज दिस, तो इससे पाइनएप्पल कितने खरीदे गए आपके। पहली बात तो दोस्तों ये देखो कि 7 और 5 एक ऐसे नंबर हैं, और 38 रुपये भी ऐसे दिए हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसमें खरीदना। क्योंकि कई बार जैसे आप ये सोचो कि आप पाइनएप्पल आप 5 खरीद लो, तो 5 खरीदोगे तो 5 साते 35 रुपये आपके लग जाएंगे 5 खरीदोगे तो, और बचेंगे कितने, 3 रुपये। 3 रुपये से आपका वाटरमेलन आएगा नहीं, है ना। तो एक कम्बिनेशन बनाना बड़ा मुश्किल सा होता है इसमें। तो कैसे करोगे, मान लो कि आप जो है पाइनएप्पल है और ये वाटरमेलन है, ये 7 रुपये का एक है, वाटरमेलन 5 रुपये का एक है। आप कितने पाइनएप्पल खरीदोगे, मान लो ए पाइनएप्पल खरीद लो, एक्स इसलिए नहीं माना क्योंकि एक्स तो ये बंदे का नाम ही एक्स है। वाटरमेलन मान लो बी खरीद लो आप, ठीक है, तो पाइनएप्पल खरीदने में कितने रुपए लग गए, 7 ए आपने खर्च कर दिए पाइनएप्पल में, और वाटरमेलन में कर दिए 5 बी। 5 रुपये का एक था, बी खरीदे तो 5 बी लग गए। टोटल रुपए कितने लग गए, टोटल रुपए 38 थे आपको। ठीक है, टोटल आपका 38 हो गया। 38 रुपये से आपने क्या किया, ए पाइनएप्पल खरीद लिए, बी वाटरमेलन खरीद लिए। तो इस इक्वेशन में आपको मान निकालना है ए का, पाइनएप्पल का। ए कितना आएगा, देखो दोस्तों समीकरण आपने किया होगा, समीकरण में 2 वेरिएबल हैं ए और बी, या कई बार एक्स वाई भी होते हैं। तो जब 2 वेरिएबल हो तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए होती है। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन और चाहिए जिसमें कुछ दिया हो, तभी आप इसको घटा के मान निकालते हो, पर इसमें नहीं दिया हुआ तो कैसे करोगे। तो भी आप मान इस सवाल में कम से कम निकाल सकते हो, क्यों, बाकी सवालों में नहीं निकाल सकते। इसमें क्या है कि ए और बी की वैल्यू पुट करके देखो, जिसमें वैल्यू में पूरा पूरा आ जाए, ए या बी का मान पूर्णांक आ जाए, मतलब मेरे कहने का मतलब कि होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, या दूसरे शब्दों में कहें तो नेचुरल नंबर मतलब जैसे ए 2 आ जाए, बी 3 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तो आप कह दोगे कि ये सही है। जिसमें सेटिस्फाई ना हो रहा हो, जिसमें मान लो ए 2.5 आ जाए, तो आप कह दोगे गलत है, पाइनएप्पल आधा थोड़ी खरीदोगे आप, है ना, 2.5 थोड़ी खरीदोगे। तो इक्वेशन में तो मान आ सकता है ना, एक्स वाई की इक्वेशनों में मान 2 से 1/3 भी आ सकता है, तो उसमें तो आपको दूसरी इक्वेशन चाहिए, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसमें क्या है, इसमें मान हाफ ऐसा नहीं आ सकता फ्रैक्शन में। पाइनएप्पल पूरा खरीदोगे, वाटरमेलन पूरा खरीदोगे इस सवाल में एटलीस्ट, वैसे तो आधा खरीदते हो आप। तो इसलिए इसमें क्या करो कि हिट एंड ट्रायल मेथड, अंदाजे से कुछ मान रखो, जिसमें ए और बी का मान पूरा पूरा आए वो आपका सवाल सही है, जिसमें ए और बी का मान अधूरा आए वो गलत है। तो कैसे करेंगे, आप मान लो
ए से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर एक पाइनएप्पल खरीदोगे तो 7 एकम 7, इसका मान निकालना है। 7 उधर जाएगा 38 में, 7 31, 5 बी बराबर 31 आ जाएगा, नहीं आएगा, कटेगा नहीं आपका। 2 कर लो, पाइनएप्पल 2 करोगे 7 दूने 14 हो गए। इधर कितने बचेंगे, 38 में से 14 गए, 24 बचेंगे। 5 बी बराबर 24, नहीं आएगा। 3 पाइनएप्पल ले लो आप, ठीक है, 3 पाइनएप्पल लोगे आप, 3 है तो 7 ही कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। 21 घटेगा 38 में से उधर जाके, 17 बचेगा, तो 5 बी बराबर 17 आ जाएगा, नहीं हुई बात। आप ए को क्या कर लो, 4 कर लो, ठीक है, पाइनएप्पल 4 लिए तो आपको कितना आ जाएगा, 7 चौके 28 लग गए आपके, ठीक है ना, 28 लग गए आपके। तो फिर कितने बचे इधर, हाँ इसमें हो जाएगा। ए आपने 4 ले लिया तो पाइनएप्पल आपके क्या हो गए, 7 रुपये का एक पाइनएप्पल था, 4 पाइनएप्पल 28 रुपये के आ गए। कितने पैसे बच गए आपके पास, इधर जाएगा तो 10 रुपये बच गए। 10 रुपये में आप 5 बी बराबर 10 है, ठीक है, तो बी बराबर 2 आ जाएगा आपका। 2 आप वाटरमेलन ले लोगे। तो ये सही है कि पाइनएप्पल आप 4 खरीद लो और वाटरमेलन आप 2 खरीद लो। 4 पाइनएप्पल में 4 गुना में 7 28 लग जाएंगे, और वाटरमेलन 5 का है तो 10 लग जाएंगे, टोटल 38 रुपये। अदरवाइज कुछ भी करोगे ना तो देखो ये दशमलव में मान आएगा ऐसे, या फ्रैक्शन में, है ना। तो आपके पाइनएप्पल 4 आएंगे। ऐसे आप सवाल को कर सकते हो, मतलब अंदाज़ा लगाना है आपको, ठीक है। और ये मान के चलना है कि हमने पाइनएप्पल आधा नहीं खरीदना, वरना तो और ऑप्शन, और बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे इसके। अगला सवाल करते हैं हम, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास, एक क्लास में लड़कियों की संख्या इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉयज। भाई मैंने तो आज तक देखा नहीं कि लड़कों की जो संख्या हो उससे लड़कियों की संख्या 5 टाइम्स हो, ठीक है ना। लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो, ऐसा मतलब हो सकता है ज़्यादा हो, पर नंबर ऑफ बॉयज जितने हो उससे 5 गुनी हो, ऐसा मैंने नहीं देखा, पर इस सवाल में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे, यानी कि बॉयज और प्लस में गर्ल्स, टोटल जो होंगे वो इनमें से कौन सा नंबर नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए में से नहीं हो सकता टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कौन सा नहीं हो सकता। देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर है बहुत सिंपल। क्या करते हैं, बॉयज से 5 गुनी गर्ल्स हैं। अगर बॉयज की संख्या को क्या मान लो आप, मान लो x मान लो, तो गर्ल्स की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 5 गुनी है, 5x हो जाएगी। टोटल कितना हो गया आपका, 6x हो गया। अब हमें x तो पता नहीं, x के मान के बिना हम टोटल निकाल नहीं सकते, पर हमें इतना पता है कि टोटल 6x है। 6x का मतलब जानते हो आप, x अगर 1 हो तो ये 6 आ जाएगा, x 2 हो तो 12 आ जाएगा, x 3 हो तो 18 आ जाएगा, x 4 हो तो 24 आ जाएगा, यानी कि 6 के मल्टीपल में आएगा। टोटल जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 होगा, मल्टीपल ऑफ 6। यहाँ देखो ये मल्टीपल ऑफ 6 है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 35 कभी भी नहीं हो सकता, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। 35 टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं हो सकते, क्योंकि 35 को आप बॉयज़ गर्ल्स अलग अलग टुकड़े बनाओगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि गर्ल्स जो हो वो बॉयज़ की 5 गुनी हो, यानी कि x बॉयज़ हो 5x गर्ल्स हो, टोटल 6x नहीं बन सकते। 6x बराबर 35, ठीक है। x का मान कैसे बटा में आएगा, अब लड़का कोई आधा थोड़ी बट रहा है ना, आधा अधूरा, पूरे है ना वो, तो ये नहीं हो सकता 35, ठीक है। उम्मीद है ऐसे आप कर लोगे, आसान सा सवाल था। इसके बाद हम अगले सवाल में चलते हैं। वाटर बॉयल्स एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी उबलना स्टार्ट कर देता है, या 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना स्टार्ट कर देता है। 100 डिग्री सेल्सियस बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है, पर ये जो सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में मान होता है ना, ठीक है, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही माप सही होते हैं, दोनों में आप देख सकते हैं। ज़्यादातर टेम्परेचर जो मापा जाता है इंडिया में वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है कि 98.6 है आपका, तो सही है। और इसके इक्विवेलेंट होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 37 डिग्री है तो भी सही है, पढ़ा तो यही था हमने 37 डिग्री होना चाहिए, और मापते टाइम हम फ़ारेनहाइट में मापते हैं, तापमापी में जो मापते हैं। चलो जो भी हो, और यूरोपियन कंट्रीज़ में और कंट्रीज़ में मैंने ज़्यादातर देखा है सेल्सियस में मापा जाता है, जो उनकी तापमापी होती है उसमें सेल्सियस में माप दिया होता है। वटएवर, कोई बात नहीं। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है एक तरह से इस सवाल में ये बता रहा है कि वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है।
अच्छा, वाटर बॉयल हो गया, अब वाटर मेल्ट होता है, उसकी बर्फ जम जाती है, ठीक है, जम जाता है कितने पे, या तो वो 32 डिग्री पे जमता है फ़ारेनहाइट में, और इसके इक्विवेलेंट दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 32 डिग्री बराबर है 0 डिग्री सेल्सियस के, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है दोस्तों। तो इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन 35 डिग्री तापमान है, ठीक है, डे का टेम्परेचर क्या है आपका, डे का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, इसको फ़ारेनहाइट में बताना है आपने, इट इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट में कितना होगा। देखो दोस्तों, एक फार्मूला भी होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का, उनका रिलेशनशिप आप में दिखाया होता है, मुझे वो याद नहीं अभी, ठीक है, हो सकता है आपको भी याद ना रहे, पर आप इस सवाल से देख सकते हो कैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस है ना, वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, ठीक है। तो इनको हम इक्वल रख सकते हैं, पर एक चीज़ ये होती है कि 100 डिग्री के अंदर जो 0 डिग्री है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ये 0 से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट ही 32 से होता है, स्टार्टिंग ही 32 हो रही है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर उधर क्या है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये अगर फ़ारेनहाइट में आपका 32 डिग्री तापमान है तो आप 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ वहाँ जम रही है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं 100 को अगर तोड़ लूँ, 0 डिग्री सेल्सियस लिखूँ प्लस में 100 डिग्री सेल्सियस लिखूँ, इधर 212 डिग्री है, तो 0 डिग्री है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, ठीक है। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर 32 डिग्री तो स्टार्टिंग में है ही, चाहे इसको उधर ले जाके आप घटा दो, ठीक है। या आप ये मान के चलो कि जो कोरस्पॉन्डिंग आपका मतलब 32 के बाद जो टेम्परेचर होगा, 32 के बाद, 32 तो 0 के बराबर हो गया, अब 0 से आप 1 डिग्री सेल्सियस पे आओगे, फिर 2 पे आओगे, तो इधर बढ़ेगा ना, और इधर भी बढ़ेगा 32 से, तो उधर स्टार्ट 32 से होगा, तो 32 के बाद जो स्टार्ट होगा वो किस रेशियो में स्टार्ट होगा, ये 32 उधर जाए घटा दो, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 इसमें से घट गया 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सेल्सियस है ना, वो आ गया एक तरह से 180/100, और इसको काट दो, एक तरह से ये आ गया 1.8 फ़ारेनहाइट, ठीक है। कि हर एक मतलब जो आपका निकालोगे कि 1 डिग्री सेल्सियस लोगे तो उसमें 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपने ये रिलेशनशिप लेके चलना है। कैसे करोगे, आपको 35 डिग्री सेल्सियस निकालना है, ठीक है। तो 35 डिग्री सेल्सियस को 32 तो आप मान के ही चलना है कि 32 डिग्री तो 0 पे ही हो गया, 32 तो स्टार्ट हो गया, प्लस में कितना है 35, 35 का कितना हो जाएगा 1.8 F, ठीक है। 35 को 1.8 से गुणा कर दो, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तो शुरू में है ही, 35 और इसकी गुणा करो, 35 8 280, 35 एकम 35 और 28 कितने हो गए 63, एक डेसिमल था एक ये डेसिमल, यानी 63 आ गया, ये 63 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको जोड़ दो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है दोस्तों मेरा तरीका गलत हो, मुझे क्योंकि फार्मूला नहीं पता, फार्मूला में भी हो सकता है कि ऐसा ही हो, फार्मूला इस टाइप का हो सकता है कि सेल्सियस में जब आपको कोई मान निकालना हो तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 1.8 इंटू फ़ारेनहाइट में जो भी मान हो आपका, ठीक है, उसको गुणा कर दो, सॉरी सेल्सियस में जो मान हो, यहाँ पे सेल्सियस में जो मान होता है ना, यहाँ पे उसको गुणा करना है, 1.8 इंटू सेल्सियस में जो मान हो उसको गुणा कर दो, तो वो आपको फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो तरीका हो सकता है कि पता नहीं मुझे क्या होगा, ये फार्मूला याद भी कर सकते हो चाहो तो, या साइंस के स्टूडेंट को याद भी होगा, पर बात यही ध्यान में रखनी है कि 32 डिग्री इसने शुरू में बता दिया कि 32 तो होगा ही होगा भाई, तो 212 डिग्री 100 डिग्री के बराबर है, इसमें 32 हटा दो, 180 डिग्री और 100 डिग्री है ना, ये एक दूसरे के वेरिएबल होंगे, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। 0 और 32 तो कांस्टेंट हो गए एक तरह से स्टार्टिंग में, तो आप किसी भी तरीके से इसका मान फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हो। मैंने तो एक तुक्का सा इसमें से लगाया था, मुझे फार्मूला याद नहीं है इसका। अच्छा, अगला सवाल क्या है, सम ऑफ RS 750, 750 रुपये का एक सम, मतलब एक मनी, एक अमाउंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है किसके बीच में, A B C and D, 4 बच्चे ही होंगे क्योंकि बड़ों के बीच में तो 750 रुपये क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बहुत कम अमाउंट है। A B C D 4 बच्चों के बीच में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 750 इन सच ए मैनर दैट A गेट एज मच एज B and C टुगेदर, मतलब ए को कितना मिलता है, बी और सी दोनों को एक साथ मिलता है उतना मिल रहा है ए को, वेरी गुड। बी गेट्स RS 125 मोर देन सी, बी को क्या मिल रहा है भाई, बी को सी से 125 मोर मिल रहा है, तो सी प्लस 125, एंड डी गेट्स एज मच एज सी, और डी को उतना ही मिल रहा है जितना कि सी को मिल रहा है, ठीक है। तो ए का शेयर निकालो आप, शेयर आप ए का निकालो, बी का निकालो, ठीक है।
तो बहुत आसान है, क्योंकि सभी के मान जो ए और बी या सी किसी के भी दिए हैं वो सी में ज़्यादातर दिए हुए हैं। हमें हिंट ये मिल रहा है कि अगर सी का अगर हम मान लें तो बाकी का निकालना आसान हो जाएगा। तो सी का अगर हम शेयर जो है हम क्या मान लें, एक्स मान लें, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इससे आप डी का भी आपका शेयर एक्स हो जाएगा, डी का बराबर है। पहले बी का लिख लो क्योंकि ए में बी भी चाहिए हमें, ठीक है ना। तो बी का क्या है, सी से 125 ज़्यादा है, सी का एक्स है तो एक्स जमा 125 हो गया। और ए का क्या है, बी जमा सी, तो बी का एक्स जमा 125 है और जमा में सी, बी का ले लिया, फिर बी जमा सी था, सी का और ले लो एक्स, यानी कि ए का हो गया 2x जमा 125। अब आपके पास ए का शेयर है, बी का ये रहा, सी का और डी का एक्स एक्स है। तो अब आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि चारों को जो मिलने वाली रकम है वो मिल के 750 है। तो चारों का यहाँ लिख लो, ए का 2x जमा 125 है, बी का क्या है x जमा 125 और सी का x है और डी का x है, ये 750 के बराबर है। x आपके पास कितने हो गए, 3 और 2 5x हो गए, और 125 और 125 250, 250 ये हो गए बराबर 750। ये इजी सा है, अब तो कैलकुलेशन करना। 5x बराबर ये 250 उधर जाए घट जाएंगे, 500 आ जाएगा, x बराबर 100 आ जाएगा। तो सभी के मान आ गए एक तरह से। आपका सी का 100 आ गया, डी का 100 आ गया, बी का 100 और 125 सॉरी 225 आ जाएगा, और ए का कितना आ जाएगा, 100 रखो x की जगह, तो 100 दूने 200 और 125 325 हो गया। तो 325 कहीं ना कहीं दिया होगा, डी आपका उत्तर आ जाएगा। ये सवाल बहुत ही आसान था। सिर्फ आपको क्या करना है कि किसको कितना मिल रहा है वो आप एक मैथमेटिकल टर्म में लिख लो, क्योंकि ये वर्ड्स में दिया हुआ है। वर्ड्स में स्टेटमेंट काफ़ी लंबी हो जाती है, आप अंकों में, शब्दों में या ABCD में ऐसे लिख लो, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया आपने। उसके बाद सबका मान सी में है, ऐसा लग रहा है कि सी का मान ले तो सबका मान आ जाता है, तो सी का मान x मान लो, बाकियों का अपने आप x में आ गया, सारों का जोड़ 750 है, उसके बाद आप सोल्व कर ही लेंगे। ए बोनस ऑफ RS 1000, बहुत ही कम अमाउंट आ रहा है, 1000 रुपये है। इसको भी डिवाइड करना है, 3 लोगों के बीच में डिवाइड करना है। एक रोहित है, रोहित रिसीव ट्वाइस एज मच एज सचिन। रोहित को कितना मिलता है भाई, रोहित को मिलता है सचिन से दुगुना, ट्वाइस का मतलब क्या हो गया, दुगुना, सचिन से दुगुना मिल रहा है एज सचिन। हु रिसीव्स, अब देखो स्टेटमेंट देखो, रोहित रिसीव्स ट्वाइस एज मच एज सचिन हु रिसीव्स, हु सचिन, हु रोहित को सचिन से दुगुना मिलता है जिसको की, जो की या जिसको की, मतलब सचिन का ही जिक्र हो रहा है। हु रिसीव्स 1/5 एज मच एज गगन, जिसको गगन से 1/5 मिलता है, किसको, सचिन को, सचिन का ये, सचिन के साथ हु कनेक्टेड है, यानी कि सचिन को क्या मिलता है, हु रिसीव्स 1/5 किसका, गगन का, ठीक है। ऐसे मैथमेटिकल टर्म में लिख लीजिए, गगन का उसको 5वां हिस्सा मिल रहा है। हाउ मच मनी शुड गगन रिसीव, गगन को कितनी मनी मिलनी चाहिए। देखो 3 ही लोग थे, इसमें 2 इक्वेशन बनेगी, फिर रोहित को मिल गया, सचिन को मिल गया आपस में। इसमें भी देखो, अगर सचिन का मैं मानूं तो रोहित का भी आ जाएगा सचिन से और गगन का भी आ जाएगा सचिन से। आसान है ना, देखो ध्यान से। तो बेटर है कि हम सचिन का मान लेते हैं। मान वही मानो जैसे रोहित का भी सचिन में दे रखा है, गगन का भी सचिन में दे रखा है, तो सचिन का मानने में फायदा है। अगर रोहित का गगन में दे रखा होता, जैसे रोहित को गगन का 3 गुना मिलता है और सचिन को गगन का 2 गुना मिलता है, तो गगन का मान लो। तो ये तो आप समझ गए होंगे कैसे मानना है। तो सचिन का शेयर मैं मान लेता हूं, वही x हमारा। तो रोहित का क्या हो जाएगा दोस्तों, रोहित का सचिन से क्या है, 2 गुना है, तो 2x हो जाएगा। अब गगन का कैसे निकालें, सचिन का क्या है दोस्तों, x है, ठीक है। तो x बराबर क्या है, 1/5 गुना में गगन ऐसे था, यहाँ पे मान रख दो, ये 5 उधर जाए गुना में हो जाएगा, 5x हो जाएगा, गगन का क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। और वैसे भी आप समझ ही गए होंगे कि सचिन को गगन का 5वां हिस्सा मिल रहा है, इसका मतलब गगन को ज़्यादा मिल रहा है ना, सचिन को 5वां हिस्सा मिल रहा है, या दूसरे शब्दों में गगन को 5 गुना मिल रहा है। बात बराबर है, 5 उधर जाए गुना में हो जाएगा, गगन बराबर 5 गुना में सचिन, तो गगन का 5x आ गया। अब तीनों का आ गया, अब तो बहुत आसान है, तीनों का जोड़ दो आप, इन तीनों को मिला के कितना मिल रहा है, x 2x 5x बराबर 1000, 5 2 7 और 1 8x बराबर 1000 आ गया। ये 8 से काट दो आप, 125 पे जाएगा शायद। अब 125 से आप इनका मान निकाल सकते हो, 125 यहाँ 2 रखो तो सॉरी 250 आ जाएगा, और यहाँ 5 रखोगे 625 आ जाएगा। 625 आपका फिर से डी आंसर आ गया। क्या करना है दोस्तों, इसमें मैथमेटिकल टर्म में देखो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ऐसे लिख लो, उसके बाद जिसमें मान सभी के दे रखे हो, जैसे रोहित का, गगन का, सचिन में दे रखा है, तो सचिन का मान लो, ठीक है, बाकियों के आ जाएंगे एक्स में,
और उस सभी का जोड़ आपको 1000 दिया हुआ है, 1000 बांट रहे हो आप सभी में, तो सबका जोड़ 1000 है। फिर आगे आप सवाल कर ही लोगे। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड इन नंबरिंग द पेजेस ऑफ ए बुक। ध्यान से पढ़ो इसको, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, इसमें पेजेस नहीं कहा है, डिजिट्स। डिजिट क्या होता है? अंक। अंक जैसे 1 2 3 4। पेज जैसे आप पढ़ते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पढ़ोगे ना, पर अंक क्या होते हैं? 1 0 होते हैं। 10 एक अंक नहीं होता, 10 एक नंबर है। डिजिट हमेशा 9 तक ही होते हैं, 0 से 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड इन नंबरिंग द पेजेस ऑफ ए बुक। एक बुक है, उसकी आपने नंबरिंग करनी है, उस पर पेज नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे, ठीक है। और उसके पेज कितने हैं? 366। तो पेज टोटल कितने हैं आपके पास? 366 पेज है, ठीक है। तो उसके पेजों की नंबरिंग करने के लिए कितने डिजिट यूज होंगे? डिजिट बहुत ज़्यादा यूज होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आप 10 11 में जाओगे तो हर नंबर में 2 2 डिजिट हो रहे हैं। 150 160 इनमें देखो 3 डिजिट यूज हो रहे हैं। तो अब डिजिट कितने होंगे वो हमें निकालने हैं। बहुत ही आसान है, आप स्टार्ट कर दो 0 से। 0 से आप जाते हो 9 तक, पर 0 से तो नंबरिंग होती नहीं है, बुक की नंबरिंग 1 से होती है। डिजिट बेशक 0 है, तो 1 से 9 तक नंबरिंग करोगे तो आपको 9 ही डिजिट चाहिए। उसके बाद आप नंबरिंग करोगे 10 से लेकर आप करोगे 99 तक। 100 में 3 अंक हो गए, 10 से 99, यानी कि 99 तक नंबरिंग करनी है। 9 तक हमने कर ली, ये घटा दो 9 तक। 99 से 9 गए 90, यानी 90 की नंबरिंग करनी है। और हर नंबर में 2 डिजिट है, 10 में चाहे 15 में 20 में ले लो, 2 है ना। तो 90 आप नंबर लिखोगे, उसमें 2 2 डिजिट लिखोगे, तो 90 गुना में 2 कितने हो जाएंगे? 180 डिजिट आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आप 99 के बाद कहाँ से स्टार्ट करोगे? 100 से। और कहाँ तक करोगे? आगे 366 तक। 366 से आगे तो नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो हम 3 नंबर में ही रह गए, 4 नंबर में पहुंचे नहीं अभी। तो ये नंबर कितने हो गए टोटल? सिंपल सी बात है, इसमें कंफ्यूज ना हो, आप सीधा ये घटा दिया करो। 99 तक हम ले चुके हैं, 366 तक ले रहे हैं। अब 366 में से 99 घटा दो, 267 बच जाएंगे। 267 पेज है, इनकी नंबरिंग आपको करनी है। और हर पेज में कितने डिजिट होंगे? जैसे 100 है, 150 है, इनमें कितने डिजिट होते हैं? 3 डिजिट वाले संख्या है ये, ठीक है। तो इसमें 3 अंक होंगे, तो 3 से गुणा कर दो। 3 7 21 2, 3 से 18 और 2 20, 2 3 2 6 और 2 8, 801 पेज आपके, सॉरी 801 डिजिट इसमें लग गए। तो टोटल डिजिट कितने लगे? 9 लगे आपको 1 डिजिट वाले, 180 लगे आपको 2 डिजिट वाले नंबर में, और 801 लगे 3 डिजिट वाले नंबर में। इनका जोड़ करो आप, 9 और 1 10 हो जाएगा, 1 और 8 9 हो जाएगा, और 8 1 9, 990। 990 आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुश्किल तो नहीं लगा। आपको क्या करना है, आपको डिजिट और नंबर सिस्टम में चले जाना है जो बचपन में करते थे। इकाई अंक के अंक वाली संख्याएं, दहाई के अंक वाली संख्याएं, और सैकड़ा के अंक वाली संख्याएं। इकाई वाली आपको पेजिंग करोगे 1 से 9 तक 9 होगी, दहाई वाली 10 से 99 तक 90 होंगी, और सैकड़ा वाली 100 से 366 तक 266, और 100 से स्टार्ट हो रहा है, 101 से ये इतना होता है 266, 267 हो जाएगा। या 366 में से 99 घटा लिया करो, ऐसे जितने आपने ले लिए 99 तक, क्योंकि 100 को भी लेना है ना, तो 267 के हो जाएंगे। ये नंबर है। आपको इसके डिजिट कितने चाहिए? 9 में 9 चाहिए, 90 में 180 चाहिए, क्योंकि इसमें 2 2 अंक वाले हैं, ये 3 अंक वाले हैं, तो 801 चाहिए। तीनों का जोड़ कर दो, 990। तो आसान सा सवाल है, मेरे ख्याल से आप ये कर लोगे। अगले सवाल में क्या है? ए प्रिंटर नंबर्स द पेजेस ऑफ ए बुक स्टार्टिंग विद 1। एक प्रिंटर है दोस्तों, वो नंबरिंग कर रहा है पेजेस की, किसके? बुक के पेजेस की नंबरिंग कर रहा है, और स्टार्ट कर रहा है 1 से। 1 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। एंड यूजेस 3189 डिजिट। कितने डिजिट टोटल यूज कर रहा है, ठीक है। टोटल डिजिट्स यूज्ड कितने हुए? 3189 डिजिट उसने यूज कर दिए प्रिंटर ने। तो हमें ये बताना है कि हाउ मैनी पेजेस डज द बुक हैव। उस बुक में कितने पेज होंगे? देखो दोस्तों, नंबर और डिजिट में ये फर्क है, डिजिट हमेशा ज़्यादा होंगे। आप 15 मान लो पेज की बुक भी लोगे ना, तो उसमें डिजिट 15 से ज़्यादा होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब 10 से लेकर 15 तक आप नंबरिंग करोगे तो उसमें नंबर तो 1 काउंट हो रहा है, पर उसमें डिजिट कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो डिजिट हमेशा ज़्यादा होंगे, तो डिजिट ज़्यादा होंगे, नंबर इतने नहीं होंगे। नंबर
इससे कम होंगे, कितने होंगे हमें बताना है। दोस्तों 1 से स्टार्ट कर रहे हैं नंबरिंग, हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 से चलेंगे 9 तक, 9 के बाद आगे 2 अंक वाले, तो फिर 10 से स्टार्ट हो जाते हैं, 99 तक चलेंगे हम। 10 से 99 तक ये 2 अंक वाले हो गए। 99 से फिर चलेंगे हम आगे 100, 100 से लेकर कितने चलेंगे आगे हम 100 से 4 अंकों वाली कितनी होती है हमारी 1000 होती है, तो 999 तक चलेंगे हम 3 अंकों तक, ठीक है। उसके बाद 1000 से स्टार्ट हो जाएंगे हम, आगे देखना पड़ेगा कितने पेजेस होंगे अंदाजे से। तो 1 से 9 तक हमने पेज जो है उनकी नंबरिंग की, तो हमारे पास डिजिट कितने आने चाहिए, क्योंकि ये 1 अंक वाले हैं तो इसमें 9 ही आएगा, ठीक है। ये 2 अंक वाले हैं तो 99 थे, 99 से 9 पहले ले लिए हमने, 10 से स्टार्ट किया, तो ये 90 अंक हैं, तो 90 गुणा में 2 हो जाएगा ये, तो ये कितने हो जाएंगे 180 हो जाएंगे। 999, 999 में से 99 तक तो नंबरिंग कर दी थी हमने, 100 से स्टार्ट किए, तो 99 काउंट नहीं करना ना, 99 निकाल दो 999 से, कितने बचे 900। 900 पेज हैं और हर पेज में 3 डिजिट यूज हो रहे हैं ना, 3 अंक, जैसे 100 में 150 में 3 अंक यूज हो रहे हैं, तो कितने डिजिट यूज हो जाएंगे 900 2700 अंक हमने यहाँ यूज कर दिए। 2700 एक 2800 समथिंग हो गया, कितने बचे हैं थोड़े ही बचे हैं, इनको जोड़ कर लो, 2700 एक 2800 और 2889, 2889 यहाँ तक हमने कर दिए 3 अंकों की संख्याओं तक। हमारे टोटल कितने थे 3189 डिजिट यूज हुए थे, उसमें से 2889 तक तो हम पहुँच गए, 999 पेजेस तक पहुँच गए हम। कितने बच गए हमारे पास डिजिट जो यूज़ करने हैं आपको 300, 300 डिजिट अभी और पड़े हैं। अब कौन से आगे 4 अंक वाले, 1000 के बाद आप जब नंबरिंग करोगे बुक के ऊपर पेजों की, तो हर पेज में जो अंक यूज़ होंगे वो 4 यूज़ होंगे। डिजिट कितने बचे हैं आपके पास 300 बचे हैं, 4 एक पेज में यूज़ हो जाएंगे, तो कितने पेज बनने चाहिए टोटल 75 पेज बनने चाहिए टोटल, तो 75 पेज और बनेंगे आपके, ठीक है। तो टोटल कितने पेज हुए देखो, ये 9 तक गए हम, ये 99 तक गए, 999 तक तो यहाँ गए थे, 999 पेज तो ये हो गए थे, ठीक है। और हमारे डिजिट कितने हुए थे 2889, 300 आपके डिजिट बच गए थे, आगे 4 अंक वाले आ गए, तो 4 अंक वालों में 300 डिजिट कितने पेजेस में लगेंगे 75 पेजेस में, तो 999 पेजेस प्लस 75 पेजेस ये और जोड़ दो, तो ये आपके 1074 पेज हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपका बी उत्तर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से सवाल मुश्किल नहीं था, ठीक है। बस आपको करना क्या है इसमें कि थोड़ा सा जो डिजिट और जो नंबर सिस्टम को समझना है, नंबर और डिजिट में फ़र्क होता है, ठीक है। तो जब 0 से स्टार्ट करते हो 9 तक जाते हो तब तक आपके नंबर भी हैं डिजिट भी हैं, जैसे 5 एक नंबर भी है 5 एक डिजिट भी है, पर जब आप 10 में चले गए तो 10 एक नंबर है और 10 में जो 1 और 0 2 है वो डिजिट है, 2 डिजिट हो गए वो। तो इसमें अगर ध्यान रखोगे तो ये सवाल हो जाएगा बड़ी आसानी से, जैसे कि 9 पेजेस तक 9 डिजिट होंगे, 10 से 99 तक 90 पेजेस में 180 डिजिट होंगे, और 100 से 999 तक ये 900 पेज बनते हैं, इनमें आपके 2700 डिजिट होंगे, अंक होंगे। तो टोटल ये जोड़ा मैंने इन तीनों को, तो 2889 तो हो गए हमारे कितने बचे डिजिट 3189 थे, 300 बच गए। अब हमारे आगे कौन से बच गए 4 अंक वाले, हर पेज में 4 अंक यूज होंगे, तो 300 अंक तो हमारे सारे बचे हैं, तो 4 से भाग कर तो 75 पेज में यूज हो जाएंगे सारे, तो 75 पेज और बनेंगे जो कि 4 अंक वाले नंबरिंग के होंगे। 999 तक हम पहले पहुंच चुके थे और 75 और जोड़ दो, 174 पेजों में हम 3189 डिजिट खत्म कर देंगे। ये हो जाएगा। ये मैट 2002 में आया हुआ था। हो सकता है कुछ बच्चे बहुत ही छोटे रहे हों 2002 में जो ये वीडियो देख रहे हैं। आपको इन एक गार्डन है, देर आर 10 रोज, उसमें रो ऐसे बनती है दोस्तों, यूं लाइनें सीधी नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब था कि गार्डन में ऐसे आम के पेड़ लगाए हुए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे। जो बच्चे गांव से हैं उनको तो पता ही होगा कि गांव में जो बाग होते हैं, ज़्यादातर किन्नू के बाग तो देखे ही होंगे, उसमें ऐसे ही होता है कि ऐसे डिस्टेंस भी सेम रहता है, ऐसे भी सेम रहता है, ठीक है दोस्तों। तो आपकी ऐसे जो लाइनें हैं ये 10 हैं आपकी, ठीक है, ऐसे चलती हुई यहाँ 10 हैं, और ऐसे कॉलम जो हैं ऐसे ये 12 हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्रीज इज 2 मीटर। जो डिस्टेंस होगा ना पेड़ों के बीच में वो 2 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। गैप जो है वो कितने का है 2 मीटर का, हर पेड़ टू पेड़ के बीच में 2 मीटर का गैप है। 1 मीटर इज लेफ्ट फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ बाउंड्री मान लो ये लगा लो आप, बाउंड्री हो गई खेत की। तो ये कह रहा है कि जो लास्ट पेड़ होगा यहाँ पे ना, उसके बाद भी 1 मीटर जगह हमने छोड़ी हुई है,
ऑल साइड्स 1 मीटर, इधर भी, इधर 1 मीटर का गैप है, इधर 1 मीटर का गैप है, इधर 1 मीटर का गैप है, इधर भी 1 मीटर का गैप है। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द गार्डन ज्ञात करो। लेंथ आपको गार्डन की निकालनी है। लेंथ कौन सी होगी? लेंथ हमेशा ज़्यादा वाली लेते हैं। अब ये से ये, इसमें 12 है ना कॉलम, ये 12 वाली लेंगे ना कि 10 वाली लेंगे। तो ये आपकी लेंथ हो गई, ये लेंथ निकालनी है आपने। बहुत आसान है दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे ये है, ठीक है, इसमें ये पहला पेड़ है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 पेड़ ऐसे लगेंगे। क्यों? क्योंकि कॉलम देखो, आपका कॉलम इसने कहा था 12 है। एक ये कॉलम हो गया, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये नीचे की तरफ 12 कॉलम बन गए आपके। 12 कॉलम हैं, कहने को 13 पेड़ हो गए आपके। अच्छा, 12 कॉलम है और हर कॉलम का गैप कितने का है? 2 मीटर का है। ठीक है, ये गैप कितने का है दोस्तों? 2 मीटर का गैप इसने बताया है। तो 12 दूने कितने हो गए? 24 मीटर। तो ये लंबाई हो गई आपकी, 2-2 मीटर का बीच में गैप था ये। अच्छा, एक चीज़ और रह गई। एक चीज़ क्या? कि ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री से जो गैप है वो भी इसने कहा था कि इधर भी 1 मीटर का होगा यहाँ पे, और इस साइड भी बाउंड्री ऐसे आएगी तो वहाँ भी 1 मीटर का होगा। तो एक वो, यानी कि टोटल 26 मीटर का आपका लंबाई हो जाएगी गार्डन की। ठीक है ना, क्योंकि पौधे जो लगाए हैं वो आपने 12 कॉलम बना लिए। ऐसे 12 कॉलम बनाए, हर कॉलम के बीच में 2-2, मतलब 2-2 का जो गैप था। ठीक है, तो 12 दूने 24 हो गए, और 1-1 मीटर साइड में बाउंड्री है, बाउंड्री से भी 1-1 मीटर आपने छोड़ के बनाया हुआ है। ठीक है, तो 1 मीटर ये और 1 मीटर ये दोनों साइड छोड़ा हुआ, 2 मीटर वो हो गए, 24 और 26 मीटर आपका हो जाएगा, और डी आप ऑप्शन पे निशान लगा दोगे। तो ये आसान था सवाल दोस्तों, इसमें गलती होने की संभावना है नहीं। बस आपने अंदाजे से मैप बना के देख लेना है कॉलम का, अगर आपको कॉलम और रो का कन्फ्यूजन हो तो। नहीं तो सिंपल सी ये कर लो कि 12 कॉलम में ऐसे पेड़ लगाए या 10 में ऐसे लगाए रो में। तो रो वाला छोड़ दो, वो विड्थ हो गई, लंबाई ये हो गई लंबी वाली। तो 12 कॉलम ऐसे बनाए हुए हैं, हर कॉलम में पेड़ लगा दिए। तो 12 कॉलम में बीच में गैप कितने का है? पेड़ टू पेड़ 2 का है। तो 12 दूने 24, तो ये हो गया, और 1-1 मीटर साइड में छोड़ा हुआ है आपने गार्डन का, तो 2 वो हो गए। तो टोटल गार्डन कितने का हो गया? 26 का हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी आपने पेड़ लगा लिए और अगली क्लास तक शायद इनके आम भी लग जाएंगे। What fraction of an hour is a second? ये पूछ रहा है फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, What fraction of an hour is a second? जो एक सेकंड है, इज ए सेकंड मतलब एक सेकंड है, ऑफ एन आवर, आवर के ऑफ लगा हुआ है, यानी कि घंटे का, घंटे का। जो एक सेकंड है आपकी, एक सेकंड एक घंटे की कौन सी भिन्न है, कौन सी फ्रैक्शन या भिन्न है, कौन सी भिन्न है। ठीक है, देखो सेकंड बहुत छोटी होती है, उसको घंटे के अंदर देखा जाएगा, आपको घंटे से मापोगे तो वो बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में इसलिए पूछा है, फ्रैक्शन वही होता है ना, छोटा नंबर। नंबर मतलब नंबर भी नहीं, नंबर का एक अपूर्ण नंबर कह सकते हैं, इनकम्प्लीट नंबर। तो एक सेकंड और इधर है 1 घंटा, जिससे देख रहे हो आप 1 आवर है ना। ऐसे ही आप फ्रैक्शन निकालना चाहते हो, एक सेकंड को देखना है 1 घंटे में, तो आपका ये 1 सेकंड लिख लो, आवर को आप 3600 सेकंड में बदल लो। सेकंड से सेकंड कट गया, 1/3600, ये क्या रह गई? फ्रैक्शन रह गई। इसमें ना कुछ सेकंड बचा ना कुछ आवर बचा, सिर्फ ये फ्रैक्शन रह गई। ये आपका डी आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि 1 आवर जो है वो सेकंड का क्या फ्रैक्शन है, 1 आवर सेकंड का कौन सा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, ऑफ ए सेकंड आ जाए, ऑफ एन आवर की जगह यहाँ सेकंड आ जाए, उल्टा आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। फिर ऐसे निकालना 1 घंटा सेकंड का कौन सा है, तो सेकंड में निकालेंगे आप, सेकंड के ऊपर, तो 1 आवर बटे 1 सेकंड, तो ये 3600 सेकंड हो जाएगा। और यहाँ 1 सेकंड है, ये कट जाएगा, 3600 आ जाएगा। उसके बाद ये पूर्ण संख्या होगी आपकी। ठीक है, तो ये कई बार कंफ्यूज कर देता है ऐसे, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखना है आपने। इस सवाल में देखिए, इसमें क्या कह रहा है, व्हेन ए बॉल बाउंसेस, एक बाल जब बाउंस करती है, जैसे बाल फेंकते हुआ वो बाउंस करती है, इट यूजेस टू 3/4 ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट फेल। फेल मतलब गिरना या गिराना। ठीक है, जब बाल को आप गिराते हो ना, तो जो उसकी हाइट होती है, तो वो बाउंस कितना करेगी? बाउंस करती है 3/4, यानी कि जो वो बाउंस होगा ना, ठीक है, वो ओरिजिनल हाइट जो होगी जिससे आप गिराओगे बाल को, ओरिजिनल हाइट जो होती है उससे 3/4 होगा। ठीक है, ऊपर से गिराई, वो क्यों होता है?
क्योंकि भाई ग्रेविटी भी तो अपना काम करती है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम। वो क्या होता है कि नीचे की तरफ खींचता है, तो हर बार जो ऊपर उठेगी ना बॉल, वो कम उठेगी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति उसको खींच रही है, उतनी नहीं उठती। ठीक है, तो आपने बॉल गिराई तो पहला टप्पा वो थोड़ा खाएगी, दूसरा उससे कम खाएगी, यानी कि 3/4, यानी कि 75%। 3/4 का मतलब 75% वो टप्पा खाएगी, इसने ये कहा। अब कह रहा है कि इफ द बॉल इज ड्रॉप्ड, अगर बॉल को गिराया जाता है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 32 मीटर, किस हाइट से गिरा रहे हो आप, देखो हाइट आपको दी है 32 मीटर, 32 मीटर से आप गिरा रहे हो, ठीक है, तो हाउ हाई विल इट राइज, कितनी ऊंची ये उछलेगी, द थर्ड बाउंस, तीसरे बाउंस में, तीसरे बाउंस में कितनी ऊंची उछलेगी। देखो थर्ड बाउंस में बताऊं कैसे होगा, बहुत ही आसान है। ओरिजिनल हाइट 32 थी, ये कह रहा है कि बाउंस में 3/4 उछलती है, तो पहले में 3/4 उछलेगी, दूसरे में फिर उसका 3/4 और कम हो जाएगा, 75% हो गया, और तीसरे में फिर 3/4 से गुणा कर दो, बस ये आपकी हाइट होगी। तो 4 या 8 32 पे जाएगा, ये 4 दूने 8 पे जाएगा, ये 2 दूने 4 पे जाएगा, तो 3 3 9 3 27 और बटे 2 यानी कि 13.5 मीटर आ जाएगी। ये आपकी थर्ड बाउंस में हाइट रह जाएगी। ठीक है दोस्तों, पहले में ज़्यादा होगी, जैसे देखो 4 या 8 32, 8 3 24, पहले में 24 होगी उसकी, दूसरे में 4 चौके 16 से 2 पे जाएगा, 2 3 6 3 18, दूसरे बाउंस में 18 होगी, तीसरे में 13.5 होगी, घटती जा रही है देखो, है ना। इसने खुद ही कहा 3/4 रह जाएगी, जैसे 4 में से 3 रह जाएगी, 75% रह जाएगी पहले से। तो ये तो बहुत आसान सवाल था, जस्ट आपको 3/4 से 3 बार गुणा करना है, कहीं एक बार मत कर देना कि 3/4 से कर दें, बाउंस की हाइट आ गई। तो दोस्तों ये आज की एक्सरसाइज थी। इस टाइप के जो बॉल वाले, मैंगो ट्री, रो, कॉलम, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ऐसे सवाल हम करते भी रहेंगे। और भी कोई सिंप्लीफिकेशन में अलग अलग सवाल आएंगे तो ऐसी एक्सरसाइज हम और भी लाते रहेंगे, ताकि ये सिंप्लीफिकेशन आपको सिंप्लीफिकेशन के सवालों में भी काम आए। और बाकी जो चैप्टर या कुछ भी आप जैसे वर्क एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड ट्रेन कुछ भी करते हो तो उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो उसमें भी आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में आप फ्रैक्शन सीखते हैं, डेसिमल सीखते हैं, जो आगे काम आती है कईयों में। तो आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसी एक्सरसाइज हम लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।